हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके एजुकेटर सैयद शुजातुल्लाह। आज हम जियो पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे दलाई लामा के बारे में। दलाई लामा के पीछे एक चाइनीसी गवर्नमेंट पड़ी हुई है, उसके ऊपर और तो और यूएस की एक कमेटी दलाई लामा से मिलने इंडिया आई हुई है। ये दलाई लामा, ये तिब्बत, ये चाइना, फिर यूएस का रोल इसमें क्या है, इन सब के अतराफ एक बड़ी सी जियो पॉलिटिक्स चल रही है। उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेक्चर थोड़ा लेंथी होगा बट आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि दलाई लामा हमारे इंडिया में एक पॉलिटिकल असाइलम लेके हैं। पॉलिटिकल असाइलम लेने का मतलब ये है कि उनको हम पनाह दे रहे हैं, उनको हम चाइनीज़ गवर्नमेंट से बचा रहे हैं। चाइनीज़ गवर्नमेंट उनको पकड़ना चाहती है, उनको मारना चाहती है या एग्जीक्यूट करना चाहती है, व्हाट्सोएवर, बट उनसे हम चाइनीज़ गवर्नमेंट से हम दलाई लामा को बचा रहे हैं। तो ये हमारे इंडिया में रिसाइड कर रहे हैं दलाई लामा। तो चलो इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं और पूरा यहाँ का जो भी हिस्सा है समझ जाएंगे। तो हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेंगे चाइना और तिब्बत का डिस्प्यूट क्या है, वाई यूएस इज इंटरफियरिंग इन दिस कॉन्फ्लिक्ट, यूएस का इसमें क्या है रोल, और यूएस को इसमें ये डिस्प्यूट में क्या चाहिए, दलाई लामा कौन है, टिबेटन गुरुस अभी तक 13 14 14वें दलाई लामा है, तो 15वें दलाई लामा कौन होंगे, 13वें दलाई लामा कौन थे, ये सब के बारे में टिबेटन गुरुस के बारे में पढ़ेंगे। और इंडिया ने क्यों असाइलम दे रखा है दलाई लामा को, सालों साल से वो हमारे पास है और हम उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उसका रीज़न भी हम देखेंगे वन बाय वन इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। सो एज ए कस्टमरी, जैसे आपको पता है हमारे पास स्क्रीन पे आपके एक क्वेश्चन दिया गया है, तो आपका काम हमेशा ये है कि वीडियो को पास करना और क्वेश्चन करने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से फोकस करिए, डोंट बी इन ए हरी। इफ़ यू डोंट नो ऑल्सो, अगर पता भी नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, पता नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप इसके स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, अगर आप क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहेंगे और वो सबकॉन्शियस माइंड में आपके अंदर अच्छे से बैठा रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है ऑन द स्क्रीन, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग आर द इनिशिएटिव्स टेकन बाई G7 समिट। यहाँ पे अपूलिया फूड इनिशिएटिव है, सेमीकंडक्टर G7 कॉन्टैक्ट ग्रुप है, यूक्रेन को एक फाइनेंशियल पैकेज दे रखे हैं, एआई प्रमोशन और सेफ्टी करना चाहते हैं, कंसिडर चूज द करेक्ट कोड, दिस इज इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखना है। करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है, इसके बारे में अच्छे से देख लो। तो आपके ऑप्शन है A B C D, पॉज करके ये क्वेश्चन करिए, अगर नहीं आता कोई बात नहीं है, एट द एंड ऑफ द लेक्चर हमेशा की तरह इसका आंसर मैं बता दूंगा, बट ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी के टाइम पे, डोंट फॉरगेट इट, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपन पूरा किस्सा क्या चल रहा है विथ रिगार्ड टू दलाई लामा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टिबेटन्स हैव द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। ये कौन बोल रहे हैं, यूएस के हाउसिंग अफेयर कमेटी के चेयरमैन हैं मैकॉल, उन्होंने कहा है टिबेटन्स के पास सेल्फ, उनका राइट है कि वो खुद को अपने आप से डिटरमाइन करें, खुद की ज़िंदगी अपने जो भी रिचुअल्स होंगे, जो भी कल्चर्स होंगे, जिस तरीके से वो गवर्न करना चाहते हैं, टिबेटन के पीपल के हिसाब से, उनकी जनता और उनकी आवाम के हिसाब से तिब्बत चलना चाहिए, तिब्बत एज ए कंट्री चलना चाहिए। तो ये यूएस के हाउस फॉरेन अफेयर्स मैकॉल का कहना है, यस्टरडे उन्होंने कहा था। और ये जो पूरा रेजोल्यूशन है वो बाई पार्टीसन डेलीगेशन है, मतलब यूएस में सीनेट भी एक हाउस है, कांग्रेस भी एक हाउस है, दोनों मिलके इसके ऊपर सहमति से एक डेलीगेशन भेजे हैं। मतलब क्या है, यहाँ पे जब दो पार्टी मिलके कई डेलीगेशन भेजते हैं, एक अपोजिशन एक रूलिंग पार्टी, दो पार्टी होती है, दो पार्टी के डेलीगेशन कहीं जा रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि वो कंट्री वो टॉपिक के ऊपर, वो एरिया के ऊपर बहुत सीरियस है। तो यहाँ पे यूएस ने भी एक मैसेज दे रखा है चाइना को, देखो तिब्बत हमारा इतना इंपॉर्टेंट इशू है कि हम बाई पार्टीसन वहाँ पे कमेटी भेज रहे हैं, सीनेट के मेंबर्स भी आ रहे हैं, कांग्रेस के मेंबर्स भी आ रहे हैं। मतलब क्या है, हमारे यूएस में ये एक कॉमन एक यूनिफॉर्म अपील है कि तिब्बत को उनका राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन मिलना चाहिए। अब ये क्यों मिलना चाह रहे, आप हमारी आज़ादी याद करो, आज़ादी के जब क्या हुआ था, ओके, हम भी जब चाहते थे स्वराज चाहते थे, स्वराज का मतलब है सेल्फ डिटर्मिनेशन, एक उसका एक मीनिंग हो सकता है। पूर्ण स्वराज का मतलब है कि फुल सेल्फ डिटर्मिनेशन, आप ऐसे कह सकते हैं। मतलब क्या है, किसी और पावर से, किसी और फोर्स से बिना इन्फ्लुएंस हुए हम हमारी कंट्री को चलाना, हम हमारे कल्चर को फॉलो करना, हम जैसा हमारा
जो इंडिजीनियसिटी थी वो इंडिजीनियसी के हिसाब से हम आगे बढ़ना, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज सेल्फ डिटर्मिनेशन। मगर यहाँ पे हो क्या रहा है, चाइना के 5 फिंगर पॉलिसी तो आपको पता है, चाइना की 5 फिंगर पॉलिसी, एक तो उन्हें लद्दाख चाहिए, एक तो उन्हें तिब्बत चाहिए, एक तो उन्हें अरुणाचल प्रदेश चाहिए, और क्या ये उनको म्यांमार चाहिए, इस तरीके से ताइवान भी लेना चाहते हैं। तो इनकी 5 फिंगर पॉलिसी में तिब्बत सबसे इंपॉर्टेंट एरिया भी चाइना का है। तो चाइना चाहती है कि तिब्बत उनके हिसाब से चले, और चाइना चाहती है कि तिब्बत उनके अंडर रहे एज ए टेरिटरी ऑफ चाइना। बट तिब्बतन्स ऑलरेडी रिवॉल्ट कर चुके हैं बहुत बार कि वो नहीं चाहते हैं कि चाइनीज की कम्युनिस्ट पार्टी तिब्बत पे रूल करें, वो चाहते हैं कि सेल्फ डिटर्मिनेशन, वो चाहते हैं इंडिपेंडेंस। बट आप समझ सकते हैं जब इंडिया में कश्मीर को लेकर अगर वहाँ पे हुर्रियत सेपरेटिस्ट मूवमेंट करती है, क्या हम कश्मीर अलग होने देंगे? नहीं होने देंगे। जिस तरीके से हम कश्मीर को अलग नहीं होने दे सकते, और कितने भी फोर्सेस वहाँ पे कश्मीर की हुर्रियत रहो, पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट रहो, वो कितना भी जोर डालें, हम हमारे ना पंजाब को अलग करने देंगे ना कश्मीर को अलग करने देंगे। चाइना का भी यही है यहाँ पे स्ट्रैटेजी, किसी सूरत में भी वो तिब्बत हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, फाइन। तो ये डेलीगेशन आया है टू मीट 14th दलाई लामा इन धर्मशाला इन इंडिया। दलाई लामा तिब्बत के बहुत स्पिरिचुअल गुरु है, जाने माने हस्ती, वहाँ के स्कॉलर हैं तिब्बतन स्टडीज़ में, उनके रिलीजन में। तो उनको हम पनाह दिए हैं धर्मशाला, ओके, सिटी इन अवर इंडिया में भी, वो उत्तराखंड में हो सकती है, हिमाचल प्रदेश में, एग्जैक्टली मुझे कौन से स्टेट में पता नहीं है, बट धर्मशाला एक अच्छा सा टूरिज्म स्पॉट भी है, हिल स्टेशन है। सो यहाँ पे वो कांग्रेस कमेटी आई थी, तो हमने भी वो कांग्रेस की कमेटी को बुलाया है और दलाई लामा से मिलवाया है। बोलने का मतलब यही है कि हम भी यही चाहते हैं, चाइना को यही बताना चाहते हैं, देखो एक यूनिफाइड कंसेंसस है, चाइना तिब्बत का क्लेम छोड़ दें और तिब्बत को उसका राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन देना ही चाहिए। ठीक है। The US lawmaker handed over to Dalai Lama at the residence a copy of promoting a resolution to तिब्बत चाइना डिस्प्यूट। सो एक किस तरीके से चाइना और तिब्बत का रेजोल्यूशन करना चाहिए, उसके लिए उन्होंने एक डॉक्यूमेंट दिया है टू द दलाई लामा। ये चाइना का जो तिब्बत का डिस्प्यूट है, वो एक्ट का डिस्प्यूट है, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ये जो रिजोल्यूशन है, बोथ द हाउसेस, सेनेट और हाउस ऑफ कांग्रेस ऑफ अमेरिका, बोथ लोगों ने पास किया है। मतलब क्या है, अमेरिका की पूरी सहमति है विथ रिगार्ड टू दिस रेजोल्यूशन। वहाँ पे कोई दो राय नहीं है, रिमेंबर दिस पॉइंट, विथ रिगार्ड टू तिब्बत एंड चाइना। ठीक है, राइट। चाइना स्ट्रांगली अपोज करता है, ये विजिट को ऑलरेडी अपोज करे हैं, बट वो ऑलरेडी आके मिलके चले गए हैं। अभी चाइना प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द विजिट ऑफ द यूएस कांग्रेस डेलीगेशन टू द सीट ऑफ तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल। टी का मतलब है तिब्बत, जी का मतलब है गवर्नमेंट, आई का मतलब है इन, ई मीन्स एग्जाइल। तो अभी जो तिब्बत में जो भी चल रहा है गवर्नमेंट, धर्मशाला में, इंडिया के धर्मशाला में बैठ के दलाई लामा उनके एसोसिएट से मिलकर वहाँ पे गवर्नमेंट चला रहे हैं। जो भी गवर्नमेंट खुद की कंट्री में ना रह के किसी और कंट्री से अगर कंट्री चला रही है, तो वो हम बोलेंगे ओके गवर्नमेंट इन एग्जाइल, इस तरीके से हम बोलते हैं गवर्नमेंट इन एग्जाइल, रिमेंबर दिस पॉइंट। तो दलाई लामा भी क्या कर रहे हैं बोल तो तिब्बत चला रहे हैं, बट नॉट फ्रॉम तिब्बत, हमारे कंट्री के धर्मशाला में बैठ के गवर्नमेंट चला रहे हैं, इसलिए इसे बोलेंगे तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल। ठीक है। इट इज़ नोन बाई ऑल दैट 14 दलाई लामा इज नॉट प्योरली ए रिलीजियस फिगर बट ए पॉलिटिकल एग्जाइल। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट का कहना है दलाई लामा जो 14 दलाई लामा है वो एक बड़े से रिलीजियस स्कॉलर नहीं है। उन्होंने जो बोल रहे हैं कि मैं रिलीजियस स्कॉलर हूँ, मैं तिब्बतन का एक 14th गुरु हूँ, बट नहीं है उन्होंने ऐसा। ही इज़ नॉट ए प्योरली रिलीजियस फिगर, वो पॉलिटिक्स भी खेलते हैं। ये चाइना का ब्लेम है ऑन द दलाई लामा, बिकॉज दे से दैट चाइना की गवर्नमेंट ये बोलती है कि दलाई लामा जो 14 दलाई लामा है वो एक सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ प्रमोट करते हैं, चाइना को अलग करने की कोशिश करते हैं तिब्बत को, या तिब्बत को अलग करने की कोशिश करते हैं चाइना से। सो दलाई लामा जो फिगर है, 14th गुरु है, वो सिर्फ ना कि रिलीजियस फिगर है, बट वो ज़्यादातर क्या करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, और चाइना के अंदर
इस तरीके के इमोशंस जगाते हैं वहाँ पे मासेस में, इस तरीके के स्पीचेस देते हैं जिससे तिब्बत अलग हो जाए चाइना से। ओके, लिन जियान द स्पोक पर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ चाइना टोल्ड टू द जर्नलिस्ट इन बीजिंग में रह के उन्होंने ये कहा था दलाई लामा के बारे में। अभी हम देखते हैं दलाई लामा है कौन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। थोड़ा आई विल सेट माई सेल्फ अप सो दैट आपको ईजी हो जाए। ठीक है, यहीं बेटर हूँ मैं। चलिए जस्ट ए सेकेंड। फाइन। हु इज दलाई लामा? इनका एक्चुअल नाम है, तिब्बतन गुरुज को एक दलाई लामा बोलते हैं। जिस तरीके से मुसलमान में मौलाना बोलते हैं, आपके पास हिंदुइज्म में साधु बोलते हैं और आपके पास सिख्स में गुरु बोलते हैं, उसी तरीके से तिब्बत के गुरुज को ये बोलते हैं दलाई लामा। इनका रियल नेम है टेंजिन ग्यात्सो। ये 14 दलाई लामा ऑफ तिब्बतन बुद्धिज़्म है। बुद्धिज़्म एक रिलीजन सेक्ट है, उसके ये 14th गुरु है तिब्बत में। ही वॉज बॉर्न ऑन जुलाई 6, 1935 टू ए फार्मिंग कम्युनिटी इन ए स्मॉल हैमलेट इन ए एरिया कॉल्ड एज तक्स्टेर इन नॉर्थ ईस्टर्न तिब्बत में पैदा हुए थे। दलाई लामा बिलोंग्स टू गेलुप्गा ट्रेडिशन ऑफ Tibetan Buddhism, which is largest and most influenced tradition in Tibet. तिब्बत में जैसे कि इस्लाम में शिया और सुन्नी की तरह सुन्नी सबसे बड़ी सेक्ट है, उसी लाइंस पे दलाई लामा जिसे बिलोंग करते हैं वो गेलुप्बा सेक्ट, वो सबसे बड़ी सेक्ट है तिब्बतन बुद्धिज़्म में। तो ये दलाई लामा का क्या है, ये इंस्टीट्यूशन है क्या, ये गुरु करते क्या हैं, उसके बारे में है। अबाउट दलाई लामा, the institution of Dalai Lama is relatively a recent one. There has been only 14 Dalai Lamas in the history of Tibetan Buddhism. अभी तक के 14th गुरु ही है, and the first and second Dalai Lamas were given the title posthumously. दलाई लामा जो तिब्बतन में जो गुरु से सबसे बड़े गुरु थे, जैसे कि इस्लाम में पूरे इस्लाम का एक हेड होता है जिसका नाम है खलीफा, वी कॉल इट एज खलीफा। ओके, उसी तरीके से क्रिश्चियन में सबसे बड़े होते हैं पोप, जो कि वेटिकन सिटी में रहते हैं, वो तो पूरे दुनिया के पोप होंगे। उसी तरीके से दुनिया के इस्लामिक हेड होंगे खलीफा। उसी तरीके से पूरे तिब्बत के बुद्धिज़्म के एक हेड होंगे जिसका नाम है दलाई लामा। पहले 2 गुरु थे, उनको तो नाम दलाई लामा नहीं बोलते थे। 3rd गुरु से दलाई लामा गुरुज को बोलना शुरू करे हैं, तिब्बतन गुरुज को दलाई लामा बोलना शुरू करे हैं। सो 1st और 2nd गुरु को दलाई लामा नहीं बोले थे, उनके मरने के बाद उनको वो टाइटल देकर 1st and 2nd बनाए थे। ठीक है, अभी जो है हमारे 14 दलाई लामा, ये क्या कर रहे हैं? ओके, द 14 दलाई लामा इज द हेड मॉन्क ऑफ तिब्बतन बुद्धिज़्म, सबसे बड़े साधु है तिब्बतन बुद्धिज़्म के। ट्रेडिशनली हैज़ बिन रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्निंग द तिब्बत को गवर्न करते हैं, रूल्स रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट गवर्न करते हैं, until the Chinese government took control in 1959. चाइनीज गवर्नमेंट टुक 1959 के आसपास ही, उससे पहले ही क्या हुआ, चाइनीज़ गवर्नमेंट उस तिब्बत के ऊपर ऑपरेस करना शुरू करी थी कि ये हमारे में मिल जाना चाहिए। तो दलाई लामा एज ए स्पिरिचुअल गुरु के साथ साथ एक पॉलिटिकल हेड भी थे उनके कंट्री के। ओके, बिफोर 1959 द ऑफिशियल रेसिडेंस वाज पोटाला पैलेस इन लहासा, द कैपिटल ऑफ तिब्बत। तिब्बत का कैपिटल लहासा, वहाँ पे एक पैलेस है, उसका नाम है पोटाला पैलेस। वहाँ पे वो रहकर पूरी कंट्री को गवर्न करते थे, याद रखिए। ओके फाइन, राइट। अभी देखते हैं अपन। At just 5 years old, he was enrolled in local monastery and began his training. He was also trained by highest monks in Lhasa, Tibet is capital. जब वो छोटे थे तो he was क्या पूरा उनको रिलीजियस के टीचिंग्स दिए थे बुद्धिज़्म के, उनको पूरा पढ़ाए थे। जिस तरीके से चाइनीज़ के मूवीज़ में दिखाता ना कि छोटे बच्चे को ही वो पहले से ही जान लेते हैं कि इसमें गुरु है। जैसे कि रिसेंटली अवतार मूवी आई थी, ओके, चाइनीज़ की बहुत हिट हुई थी। अवतार मूवी में मैंने यू आर द वन का कॉन्सेप्ट है उनके पास। तो इस तरीके से इन्होंने भी यू आर द वन टाइप्स थे, तो इनको 15 साल की उम्र में ही इनको दे दिया था थ्रोन कि वो पोटाला पैलेस में बैठ गए थे, जहाँ पे उनके ही पीरियड में ट्रबल्स विद चाइना भी स्टार्ट हो गए थे। ओके, बट कंटिन्यू करे स्टडी अप टू 25 ईयर्स तक तिब्बत में ही रहे, करते गए पढ़ते गए। ओके, सो उसके बाद में क्या हुआ, दलाई लामा को एग्जाइल होना पड़ा है, अपना देश छोड़ के इंडिया में आना पड़ा है। तो पॉलिटिकल लैंडस्केप इन चाइना स्टार्टेड चेंजिंग इन 1950 तक सब सही था।
प्लान्स वर मेड टू ब्रिंग टिबेट ऑफिस अंडर चाइनीज कंट्रोल। जो टिबेट में पोटाला पैलेस है, जहाँ पे दलाई लामा बैठ के पूरा टिबेट को कंट्रोल करते हैं, गवर्न करते हैं, रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं। चाइनीज गवर्नमेंट जब वहाँ पे जब क्या सोची थी, चलो भाई अभी हम ये हेडक्वार्टर भी जो टिबेट का जो गवर्निंग ऑफिस है उसको हम वहाँ से उसका भी कंट्रोल ले ले और टिबेट को भी हम ही गवर्न करें। यहाँ पे वो जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी का जो डिसीजन था कि टू गवर्न करना है टिबेट को, ओके, उनके और कंट्रोल में लाना है, वहाँ से ये 14 दलाई लामा के साथ शुरू हो गया है। ओके, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गई है। बट इन मार्च 1959 Tibetans took to the streets demanding the end of Chinese People Republic troops, crushed the revolt and thousands are killed। तो क्या हो गया, चाइना चाहता है कि टिबेट का कब्जा करे और वो हेडक्वार्टर को कंट्रोल करे। वहाँ पे टिबेटन्स चाइनीज़ की ट्रूप और आर्मी को रोके हैं, आर्मी नहीं सुनी, बहुत सारे लोगों को मार दिए। तब क्या होगा, दलाई लामा उनके 80 फॉलोअर्स के साथ लेके टेरिटरी में घुस गए थे, इंडिया की टेरिटरी में घुस गए थे। तब जवाहरलाल नेहरू ने उनको असाइलम दिया था और प्रॉपरली अनाउंस कर दिया था कि देखिए चाइना के लोग, चाइना की गवर्नमेंट को ऑलरेडी ख़त लिख के भेज दिए थे, इन्फॉर्मेशन दे दिए थे कि दलाई लामा हमारी अब टेरिटरी में आ गए हैं, आपके ट्रूप्स और दलाई लामा को कोई टच भी नहीं कर सकता। इस तरीके से जवाहरलाल नेहरू बोलकर दलाई लामा को अपने धर्मशाला में असाइलम दे रखा है वो। ओके, The Dalai Lama fled from Tibet to India with thousands of followers during the 1959 Tibetan uprising, where he was welcomed by the former Indian Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru, who gave him permission from the Tibetan government to exile in Dharmashala। और जवाहरलाल नेहरू ने उनकी जान भी नहीं बचाई, उनके फॉलोअर्स की भी जान बचाई, ऊपर से उनको रहने के लिए जगह दिए और ये भी बोले कि आप यहाँ से बैठ के टिबेट को गवर्न करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी तक 1956 से लेके अभी तक दलाई लामा हमारी कंट्री में है और टिबेट को गवर्न कर रहे हैं। उनको आज तक आने हम नहीं दिए हैं। जवाहरलाल नेहरू का जो डिसीजन वो टाइम पे लिए थे वो आज भी बुद्धिज़्म को टिबेटन में प्रोटेक्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारे इतने बड़े लीडर्स हैं। एक तो है इंदिरा गांधी जी जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर कर एक कंट्री बना चुके हैं, और एक है जो टिबेट को अभी तक उनकी आइडेंटिटी से उनको वजूद रखे हैं, टिबेटियन बुद्धिज्म का अभी तक वजूद रखे हैं। नहीं तो कब की कम्युनिस्ट पार्टियाँ मिल जाती थी और टिबेट एज ए टिबेटन रहते ही नहीं थे। ओके, उनकी सेक्ट भी ख़त्म हो जाती थी। आज भी टिबेट जिंदा है, आज भी टिबेट के ट्रेडिशन जिंदा है, तो वो दलाई लामा जिंदा है, उनके फॉलोअर्स जिंदा है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और उनकी ट्रूप और आर्मी हो उनको कब्जा भी नहीं कर सक रही। टिबेट एज ए रिलीजन एग्जिस्ट भी कर रहा है आजकल, मैप में भी ओके इंडिपेंडेंटली गवर्न भी हो रहा है। ये हमारे बड़े बड़े लीडर्स का देन है। 1999 में कारगिल वार में अटल बिहारी वाजपेयी ने बताया था कि हम क्या है। आप देख सकते हैं एक एक प्राइम मिनिस्टर का इतना बड़ा बड़ा योगदान है हमारे पास, आप उसको डिसरिगार्ड कर ही नहीं सकते हैं। उतनी बड़ी कंट्री में इतने फ्रीडम फाइटर्स रहने के बाद एक एक प्राइम मिनिस्टर जो भी बने हैं कम नहीं करे। आप देखिए राजीव गांधी का, ओके, अगर आप राजीव गांधी का देखते हैं तो इतनी यू कैन से दैट वो तमिलियंस के लिए श्रीलंका में जो करके अपनी जान दिए हैं। तो आप हर प्राइम मिनिस्टर जो भी हमारे कंट्री गवर्न किया है उनका तो इतना बड़ा योगदान है कि आप बोल ही नहीं सकते। 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव बने थे, पूरी इकोनॉमी को रिडिफाइन करके पूरी इंडिया में जॉब्स क्रिएट करके एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन उनके वजह से आया है। तो इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं हमारे पास, पूछो मत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दलाई लामा उनके फॉलोअर्स क्या है, टिबेट कल्चर और टिबेटन बुद्धिज्म को प्रमोट कर रहे हैं और प्रोटेक्ट कर रहे हैं। द दलाई लामा एंड द रेफ्यूजीज हु फॉलोड हिम क्रिएटेड ए सोसाइटी इन विच टिबेटन लैंग्वेज, कल्चर, उनकी आर्ट, रिलीजन आर प्रमोटेड। हमारे धर्मशाला में रह के उनकी लैंग्वेज, टेक्स्ट ये प्रमोट करते हैं। 1989 ही रिसीव द नोबेल पीस प्राइज फॉर मेंटेनिंग ए पॉलिसी ऑफ वायलेंस, नॉन वायलेंस इन द विद द चाइनीज गवर्नमेंट। बिना चाइनीज गवर्नमेंट से लड़े, बिना दलाई लामा और उनके फॉलोअर्स बंदूक नहीं उठाए, बंदूक नहीं उठा के चाइना को मार नहीं रहे हैं जिस तरीके से कश्मीर में हो रहा है, जिस तरीके से खालिस्तानी अलग होने के लिए बंदूक उठा रहे हैं। टिबेट दलाई लामा ने वो रूट चूज़ नहीं किया है और बिना आर्म्स अम्यूनिशंस गोलाबारी करके एक नॉन वायलेंस रूट उन्होंने अपनाया है, जहाँ पे वो टिबेट की पीपल को बचा रहे हैं, टिबेट के कल्चर को बचा रहे हैं, आर्ट को बचा रहे हैं। इसलिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया है, बिकॉज ही चूज द पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस विद द चाइनीज गवर्नमेंट। He traveled the world and has spoken about the welfare of Tibetans, environment, economics, okay, interfaith dialogue, physics, astronomy, Buddhism and science, reproductive health, sexuality, and along with the various topics of Mahayana and Vajrayana Buddhist teachings। बहुत सारे teachings के बारे में इन्होंने बताया था। और एक सबसे important बात है, अब क्या 15th दलाई लामा आएंगे? क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है, क्या
15 दलाई लामा आएंगे। 15 दलाई लामा अकॉर्डिंग टू देम 15 दलाई लामा एक्चुअली दलाई लामा चूज नहीं किया जाता है, कि चूज नहीं करते हैं कि आप बन जाओ आप बन जाओ। दलाई लामा को ढूंढते हैं, याद रखिए ढूंढते हैं, मतलब आप वो समझ जाओ कि अवतार मूवी के ऐसा यू आर द वन कॉन्सेप्ट इनके पास रहता है। और दलाई लामा ने कहा था क्या 15 दलाई लामा मिलेंगे, तो ये 14 दलाई लामा ने उन्होंने बोला था कि 15 दलाई लामा मिलने का चांसेस बहुत कम है, मैं ही लास्ट हो सकता हूँ, ठीक है। और इन्होंने ये भी एक इंडिकेशन दिया कि नेक्स्ट दलाई लामा तिब्बत में पैदा नहीं होंगे, अब्रॉड में ही पैदा होंगे। और उन्होंने ये भी बोला है, वो फैक्चुअल डेटा है, अपने इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ का ही है, उन्होंने ये भी बोला है कि नेक्स्ट दलाई लामा वुमेन भी रहेंगे बोल के उन्होंने बोला है। देखिए ये 3 भविष्यवाणी अभी के 14 दलाई लामा ने की है। लेटेस्ट हो कि 15 दलाई लामा इनको मिल जाए, क्योंकि 14 दलाई लामा की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है। अब उनका कैसा भी ना टाइम आप बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, ओके, वेदर ही लिव फॉर मोर पीरियड ऑफ टाइम और नॉट, बट 15 दलाई लामा की ज़रूरत है तिब्बत को, सो दैट वो हमेशा से कनेक्टेड रहें अपने टीचिंग्स, आर्ट एंड कल्चर को, ओके। और किसी सूरत से अगर 15 दलाई लामा नहीं मिलते हैं तो इन्होंने ये भी बोला है कि मैं किसी को 15 दलाई लामा बना के चले जाऊंगा, और मेरी जो भी स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो भी मैं अंतर्यामी, जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा अंदर जो भी है, मैं वो उनके अंदर मम्मी के जैसा, मम्मी 2 मम्मी 3 में जिस तरीके से वो ट्रांसफ़र करके चले जाऊंगा। दिस इज़ व्हाट 14 दलाई लामा हैज सेड। इसका जो भी स्टोरी है आपको यहाँ पे मिल जाती है, आप यहाँ पे देख लेना, ओके। जो भी अभी मैं पढ़ाया हूँ, जो भी मैं अभी बोला हूँ आपको, ये 2 चार्ट्स में आपको मिल जाएगा। सो आप ये 2 चार्ट्स पॉज करके पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जैक्टली मैं ओरली आपको समझाया हूँ, यहाँ पे टिक करके समझाना उतनी ज़रूरत नहीं है, बट आपके लिए मैं ये स्लाइड रखा हूँ, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर टू यू, बाय बाय, टेक केयर।